अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स इनसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो हमने हाइपोथैलेमस के ग्लैंड्स को और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जो था वो डिस्कस किया था मैमल्स में। अब नेक्स्ट जो हार्मोन हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ कॉल्ड थायराइड हार्मोन। मैमल्स में थायराइड हार्मोन्स के दो लूप्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से नंबर 1 हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन या टेट्राआइडोथायोनिन, आल्सो नोन एज T4 हार्मोन। Second one hormone that is produced from a thyroid gland is the triiodothyronine, that is called a T3 hormone, and third one hormone is called a calcitonin. थायराइड हार्मोन, थायराइड जो है ये एक्टिव रहता है कंटिन्यूसली और हाई लेवल ऑफ सेक्रीशंस जो है वो प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग अ रैपिड पीरियड ऑफ ग्रोथ। सेक्सुअल मैच्योरेशन में भी, स्ट्रेस सिचुएशन में, कोल्ड, हंगर, हर सिचुएशन में थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिव रहता है। थायरॉक्सिन और ट्राइआइडोथायरिन हार्मोन जो है ये दोनों ही हमारे लिए जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ये एक्ट करते हैं हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट पे और स्टिमुलेट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को, जिसके नतीजे में हीट और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और एटीपी जो है वो जनरेट होते हैं। और आपको पता है कि एटीपी जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म में बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनकी जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा, ये हमारे ब्रेन सेल्स की ग्रोथ में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इन अ केस व्हेन दे आर कंजुगेट विद सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन की सेक्रेशन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए तो टेडपोल लार्वा जो है फ्रॉग का वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में जो है वो नहीं जा सकता है, बल्कि क्या होता है कि वो जो टेडपोल है वो ही अपनी मतलब साइज़ में जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि थायराइड हार्मोन जो है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास एक्सेस थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो इस कंडीशन को हम नेम देते हैं ग्रेव्स डिजीज़ का। ग्रेव्स डिजीज़ जो है दिस वन इज़ अ एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर डिजीज़ दैट इंक्रीज अ बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब ये मेटाबॉलिक रेट यानी हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी तो वो कार्डियक फेलियर को लीड करती है, मतलब हार्ट फेल या हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो हो जाती हैं। ग्रेव्स डिजीज़ की प्रोडक्शन जो है उसकी ग्रेव्स डिजीज़ में जो है वो एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ बॉडी प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से एक डिजीज़ काज होती है दैट इज़ नोन एज क्रेटिनिज्म। इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि हेयर्स जो हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती, वो रफ़ होते हैं, मतलब स्केली टाइप, जैसे स्केल्स होते हैं ना, इतना वो रफ़ हेयर्स की जो है वो अपीयरेंस होती है। मेंटली रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ होती है। सेक्सुअली ये प्रॉपरली जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और लेटर लाइफ में इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो डाइट की शॉर्टेज हो जाती है। नेक जो है वो स्वेल कर जाती है, मतलब ये गले वाली साइड पे जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जिसे कि हम ग्वाइटर यानी गिलर की डिजीज़ जो है वो बोलते हैं। इसके अलावा जो है वो डेपोजिशन फ़ैट की जो है ना वो एक्सेस अमाउंट जो है वो डिपॉजिटेड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो थिक हो जाती है और येलोइश अपीयरेंस देती है। इस कंडीशन को जो है वो हम मैक्सोडाइमिया
का नाम देते हैं, विच इज़ करेक्टराइज बाय द पफनेस ऑफ द हैंड एंड द स्किन, यानी स्किन और हाथ जो हैं वो पफ़ी पफ़ी यानी थोड़े जैसे मोटे होते हैं, ऐसी जो है वो उनकी अपीयरेंस जो है वो होती है, जैसे वो फुली जो है वो उनकी डेवलपमेंट ना हुई हो। जितनी भी मेंटली और बॉडीली प्रोसेस हैं उन सब की जो है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है थायराइड ग्लैंड के साथ। थर्ड वन हार्मोन जो हमने डिस्कस किया था डेट इज़ कॉल्ड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम क्या है कि ये ब्लड में कैल्शियम आयंस की अमाउंट को जो है वो रेगुलेट करता है। अगर ब्लड में हाई कैल्शियम आयंस होंगे तो ये स्टिमुलेट करता है फॉर द सिंथेसिस एंड द रिलीज ऑफ द कैल्सिटोनिन, while the low level of the calcium ion suppresses its synthesis. Actually this calcitonin hormone work antagonistic to पैराथोहार्मोन। टेबल साल्ट में अगर आयोडीन जो है वो मिक्स हो तो वो नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है आयोडीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, और आयोडीन जो है वो आपको पता है कि वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। कुछ इस तरह ऑरली इनटेक ऑफ आयोडीन मिक्स्ड साल्ट लेने से जो है वो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम किसी तरह अपने बॉडी में इस डेफिशिएंसी को जो है वो कवर अप कर सकें। Our next hormone that is called a parathyroid hormone. Parathyroid hormone is present on the posterior part of the lateral lobe of the thyroid. Thyroid के मैंने आपको बताया था कि दो lobes होते हैं, इनमें से जो lateral lobe है, lateral हम साइड को बोलते हैं, जो साइड वाला लोब है उसके posterior यानी निचली साइड, थायराइड की निचली साइड से है जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, that is called a parathyroid hormone. लो लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। जितना लेवल कैल्शियम का कम होगा उतनी ज़्यादा जो है वो पैराथायराइड हार्मोन की जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होती जाएगी। प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से पैराथो हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा, वेयर इज़ हाई लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन सप्रेसेस इट्स रिलीज। अंडर एक्टिविटी जो है, अंडर एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, अंडर एक्टिविटी लाइक ये प्रॉपर काम अगर नहीं कर पाता है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाएगा, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स होगी, डेट इज सिमिलरली रिलेटेड टू डिजीज ऑफ द बोन्स कॉल्ड रिकेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द मैसिव किडनी स्टोन्स इज टेक प्लेस। बोथ कंडीशंस में बी फैटल। ये दोनों ही कंडीशंस, डीमिनरलाइजेशन हो जाए या स्टोन्स पैदा होना शुरू हो जाए किडनी में, दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए जो हैं वो मोहलक होंगी, फैटल होंगी। नेक्स्ट इज़ अवर हार्मोन दैट इज़ नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज़ बेसिकली अंडर कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन and we also known as pituitary hormone is known as tropic hormone. This one is a respond directly to the level of the blood glucose. Islets of Langerhans का बेसिक काम ये होता है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है उसको मेंटेन रखते हैं। आइसलेट्स में जो है वो लार्ज नंबर ऑफ बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन के प्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं। आइसलेट्स में दो तरह के सेल होंगे, एक अल्फ़ा सेल्स होते हैं, एक बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स की अमाउंट ज़्यादा होती है जो कि एसोसिएट होते हैं, लिंक्ड होते हैं टू कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। दूसरी साइड पे अल्फ़ा सेल्स हैं, अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागोन को जो है वो सेक्रेट करते हैं। इंसुलिन का काम क्या है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो वो उसको डिप्रेस कर देगी और ग्लूकागोन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर देगी, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो है वो उसको जो है वो स्टोरेज फॉर्म में जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा बीटा सेल जो हैं ये स्टिमुलेट करते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लिपिड एंड प्रोटीन्स विच रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल एंड लीड्स टू द फेलियर ऑफ प्रोडक्शन। सम टाइम ऐसा होता है कि ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटीज़ बीटा सेल जो हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन को हम डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। डायबिटिक मेलाइटस भी एक्चुअली ये शुगर की ही बीमारी है, लेकिन डायबिटिक्स की एक्चुअली दो टाइप्स हैं। एक डायबिटिक इंसिपाइडस होता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, और एक डायबिटिक जो है वो मेलाइटस है।
इसके सिम्टम्स में क्या होता है डायबिटिक मेलाइटिस में कि ब्लड में शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, समटाइम यूरिन में भी पास होना शुरू होता है, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और रीअरेंजमेंट हो जाती है नर्वस सिस्टम की। टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स मतलब कि जो कि ग्लूकोज एनर्जी के लिए चाहिए होते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, वो जो है वो बॉडी में अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटीज़ या मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाए तो शुगर लेवल जो है एक्सेस इंसुलिन की वजह से यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर जो है वो टू मच हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बहुत हद तक जो है वो गिर जाता है। इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड इज़ डिक्रीज्ड देन दिस कंडीशन इज़ नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। और ये हाइपोग्लाइसीमिया हमारे नर्व और मसल फंक्शनिंग पे डायरेक्टली जो है वो इफ़ेक्ट करती है। ये एक डायग्राम है जो हमें एक्सप्लेन करती है। एक्चुअली पेंक्रियाज जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। पेंक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली जो है, दो तरह के नहीं, बेसिकली बेसिक सेल्स जिनका हम यहाँ पे एज अ हार्मोन जो है वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, उसको लेते हुए हम ये बात कह रहे हैं। ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं पेंक्रियाज के अंदर। इनसे जो सेल प्रोड्यूस होते हैं वो चार तरह के हैं। अल्फ़ा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं और एप्सिलॉन सेल्स हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे कंसर्न जो है वो इन अल्फ़ा सेल से और बीटा सेल से है। बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ये इंसुलिन जो है ये ब्लड में ग्लूकोज की एक्सेस अमाउंट को जो है वो इंटर कन्वर्ट करती है। ग्लूकागॉन जो है ये जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम होता है तो ये ग्लूकागॉन जो है इंसुलिन एक्सेस ग्लूकोज को ग्लूकागॉन की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और ये ग्लूकागॉन अल्फ़ा सेल जो है वो फिर ग्लूकागॉन को जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो तो अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी ब्लड में रिलीज़ करती है, जिससे उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है। इसके बारे में हम बिल्कुल एक हल्का सा टच जो है वो नेक्स्ट इसका देंगे। और एक ये हमारे पास जो है वो जिलेटिनोजेनी एप्सिलॉन सेल्स हैं, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में इन दो सेल्स से रिलेटेड कोई ख़ास फंक्शनिंग नहीं है। हमारा बेसिक कंसर्न इन दो सेल्स की फंक्शनिंग से था, इसलिए जो है होप्स हो आपको इस डायग्राम से इजीली आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अल्फ़ा सेल्स उसका फंक्शन और बीटा सेल्स उसका फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ग्लूकागॉन जो है ये एक्चुअली एंटागोनिस्टिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है इंसुलिन के, और ये जो है वो ग्लूकोज के लेवल को जो है वो बढ़ा देता है ब्लड में, जबकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो अगर डिक्रीज हो। ग्लूकागॉन की एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो बहुत रेयर होती हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में। लेकिन सम टाइम अगर बीटा सेल्स में किसी वजह से ट्यूमर काज हो जाए तो एक्सेस ग्लूकागॉन जो है उसकी सेक्रीशंस जो हैं वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से बीटा सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एड्रीनल की। एड्रीनल्स क्या होते हैं? एक्चुअली दिस इज़ अ पेयर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड विच इज़ अ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं। बाहर वाली जो कवरिंग है उसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और उससे जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स इंक्लूड द कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजेनिक हार्मोन। Inner layer of the adrenal gland is known as medulla. Medulla secretes the adrenaline and noradrenaline. One by one हम आउटर लेयर एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उसके फंक्शनिंग डिस्कस करेंगे, और फिर जो इनर मेडुला से एड्रीनालिन, नॉरएड्रीनालिन सेक्रेट होते हैं उसके फंक्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन की। एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन are secreted in a stress situation.
Adrenaline dilates the blood vessels in a certain part of bodies like skeletal muscles and increase the heart output. मतलब हार्ट से रिलेटेड जो फंक्शनिंग है उसको जो है ये इंक्रीज कर देती है। नॉर एड्रेनालिन इसके ऑपोजिट काम करता है, वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, लेकिन अगेन कुछ सर्टन एरियाज में लाइक डेट इन गट। ये सिनर्जेस्टिक इफ़ेक्ट जो है वो काज करते हुए ब्लड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज़ करती है। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दोनों जो हैं ये प्रमोट करते हैं रिलीज ऑफ अ ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर ग्लाइकोजन। रेयरली ये बात देखी गई है कि अगर ये एक्सेस में हो तो ये हाई ब्लड प्रेशर को जो है वो रिलेट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ये देखा गया कि रैट्स में से अगर एड्रीनल मेड्यूला को रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली तो उसकी जो एबिलिटी है स्ट्रेस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करने की वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हार्मोन्स डेट इज़ रिलीज फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स एज आई टोल्ड दिस इज़ अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब हम इनके जो हैं वो फंक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन की। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है जब एड्रीनल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑल द टाइम एक्टिव रहता है इवन इन शॉक और इन स्ट्रेस सिचुएशन। कॉर्टिसोल जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो कि ब्लड में जो है वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। अगर वो लो है तो उसको जो है वो मतलब एक उसके होम्योस्टेटिक लेवल पे जो है वो लेके आता है। इसका काम क्या होता है कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो प्रोटीन और बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ द इंसुलिन, मतलब उसके इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज जो है वो करता है। सेकेंड वन था कॉर्टिकोस्टेरॉन। कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है ये एज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों के तौर पर एक्ट करता है। उनका काम क्या है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को और जो मिनरल आयन बैलेंस है उसको रेगुलेट करता है। एल्डोस्टेरॉन दिस इज़ अ बेसिकली मोस्ट प्रिंसिपल मिनरल रिलेटेड हार्मोन that conserve the level of the calcium ions in a body by preventing its loss from the kidney. हाई ब्लड शुगर जो है वो भी इनके रेट्स को जो है वो डिस्टर्ब करती है और इसके अलावा वो डायबिटिक्स जो है वो भी काज करती है। एड्रीनल कॉर्टेक्स की अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसके नतीजे में एक डिजीज़ होती है डेट इज़ नोन एज एडिसन डिजीज़। क्योंकि अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स में जो है वो किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस काज हो गई है या वो डैमेज हो गए हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेस सिचुएशन में जो लड़ने की एबिलिटी है, बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है डेट एक्टिवेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स वो डिमिनिश्ड यानी ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि जैसे टू मच कोल्ड हो तो वो कोलैप्स और फाइनली डेथ तक जो है वो इस चीज़ को ले जाती है। इसी के अगर हम एडवर्स इफ़ेक्ट करें, इसका रिवर्स अगर हम करें तो मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स की अगर ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से एक डिज़ीज़ काज होती है जिसे हम बोलते हैं कुशिंग डिज़ीज़। कुशिंग डिजीज़ में एक्सेसिव प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है जिसकी वजह से मसल्स और बोन्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और हाई ब्लड जो है शुगर है वो भी डिस्टर्ब करती है डायबिटिक्स को। नेक्स्ट वन इज़ एंड्रोजन। एंड्रोजन काज द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी मेल करेक्टरिस्टिक्स। अब सेकेंडरी मेल करेक्टरिस्टिक्स में जैसे मेल की मूंछें और दाढ़ी आ जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, ये जो है वो बेसिकली उनके सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स में जो है वो इंक्लूड होते हैं। एंड्रोजन के बहुत स्मॉल अमाउंट जो है वो बोथ मेल और फीमेल के एड्रीनल ग्लैंड से जो है वो रिलीज़ होती है।
अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के इनर पार्ट में जो है वो ट्यूमर काज हो जाए तो फीमेल्स में एक्सेस अमाउंट में एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से सर्टन मेल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फीमेल में जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, बट दिस इज़ इन अ केस when the level of the androgen in the female is produced in excess. Next is our origin from which the gland hormones is secreted, that is our gut. Many part of the gut that functions as an endocrine system. दो important hormones हैं जो gut से release होते हैं. Number one is gastrin. Gastrin is produced from the mucosa of the pyloric region. ये भी हमारे स्टमक से ही डाइजेस्टिव सिस्टम रीजन से ही जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेट करते हैं. गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस. इट इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोटीन फूड. जब हमने ऐसी खुराक खाई हो जिसमें प्रोटीन्स की अमाउंट टू मच अमाउंट में हो तो फिर जो है उसकी डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज होते हैं. सेकेंड वन हार्मोन इज़ नोन एज सेक्रेटिन. दिस इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्यूडिनम. जब एसिडिक फूड मतलब हमने ऐसी खुराक ली हो जो कि तेज़ाबियत हो या तेज़ाबी फास रखती हो, तो जैसे ही ड्यूडेनम के वॉल को टच करती है तो फ़ौरन से जो है वो सेक्रेटिन वहाँ से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है. ये पेंक्रियाज पे इफ़ेक्ट करती है और पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करती हैं और किसी हद तक ये बाइल की प्रोडक्शन में भी अपना रोल जो है वो प्ले करती है. सेकेंड वन, दीज आर दी हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी गोनेड्स. मेल और फीमेल में ये हार्मोन्स अलग-अलग प्रोड्यूस होते हैं. अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है डेट इज़ कॉल्ड ओवरी. ओवरी से दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होंगे. वन इज़ नोन एज एस्ट्रोजन एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल सेल्स whose development has initiated the follicle stimulating hormones from the pituitary glands. यही एस्ट्रोजन जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स फेज में जो है वो फीमेल में डेवलप करता है. अब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे, जैसे यूट्राइन की वाल जो है वो थिक हो जाएगी. ऑस्ट्रियस मेनिस्ट्रल साइकिल जो होता है उसको रेगुलेट करते हैं और ल्यूटेंसिंग हार्मोन जो है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर देती हैं. उसके अलावा ये हेल्पफुल होती हैं फॉर हीलिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द यूट्राइन वाल आफ्टर मिनिस्ट्रेशन के दौरान जो है ये और मैचुरेशन के दौरान भी ये हीलिंग और रिपेयरिंग में जो है वो हेल्प करती है. इस सेक्स हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो सेक्सुअली मैच्योरिटी जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से समटाइम्स स्टेरिलिटी जो है वो भी काज होती है, यानी जिसे हम पांचपन बोलते हैं. सेकेंड वन इज हार्मोन इज नोन एज प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रप्चरिंग ऑफ द फॉलिकल. ओवरी तब प्रोड्यूस होती है जब फॉलिकल मैच्योर होते हैं और प्रोजेस्टेरोन तब प्रोड्यूस होते हैं जब फॉलिकल जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं. और फॉलिकल रप्चर होते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ लुटेंजिंग हार्मोन. प्रोजेस्टेरोन जो है वो इनहिबिट कर देते हैं फर्दर के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस ना हों, जिसकी वजह से मज़ीद फॉलिकल्स जो हैं इनकी राइपनिंग और मैचुरेशन जो है वो ना हो सके. ये यूट्रस पे इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी फर्दर थिकनिंग को और वेस्कुलाइजेशन ऑफ वॉल को जो है वो रोकते हैं और फीमेल बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को जो है वो मेंटेन रख सकें. उसके अलावा ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस को जो है वो सप्रेस करते हैं. प्रेगनेंसी के दौरान अगर इस चीज़ को देखा जाए तो फ़िज़िकली जो है वो फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो तब्दीलियाँ जो हैं वो आती हैं. मतलब सम टाइम जो है वो ओवरवेट हो जाता है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड ख़त्म होता है वो दोबारा से नॉर्मल अपनी पोजीशन जो है बॉडी पॉस्चर जो है वो अगेन मेंटेन हो जाता है. मेल में जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, मेल में जो सेक्स ऑर्गन है डेट इज़ बेसिकली द टेस्टिस. Testis comprises of a coiled seminiferous tubules where the spermatozoa is formed. And between these tubules, ये किन tubules को कह रहे हैं, ये seminiferous tubules की बात कर रहे हैं.
The region of the interstitial cells produce the gonadal hormones that is known as testosterone hormone एंड बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, यानी टेस्टिस की सेमिनेफ्रिस ट्यूब्यूल से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन का नाम देते हैं। जब इनकी डेवलपमेंट होना शुरू होती है फीटस में तो इनका लेवल जो है वो रेज करता है अंटिल प्यूबरिटी, यानी बलोगत के टाइम पीरियड तक। बलोगत के बाद जो है वो लुटेंजिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को जो है वो कांस्टेंट कर देता है और ये इनिशिएट करता है सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को। जब प्यूबरिटी जो है, और ये प्यूबरिटी जो है ये डेवलपमेंट लेके आती है मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कि ड्राइव करती हैं टूवर्ड्स सेक्स। जो कैस्टर्ड मेल fails to develop the secondary characteristics and this body tends more towards from the immature female। इन द सेंस मतलब समटाइम ऐसा होता है जैसे फीमेल में कुछ मेल के करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली मेल्स में प्रोड्यूस ना होना शुरू हो तो जैसे इमेच्योर फीमेल्स होती हैं उनमें वैसे जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। आज हमने ग्लैंड से रिलेटेड और हार्मोन से रिलेटेड जो अपना लेक्चर था उसको ख़त्म कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हमारी फीडबैक मैकेनिज़्म की होगी और नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो है इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत डिटेल में आपको जो है वो इस चीज़ की समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर